नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन में। तो साथियों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं MPGK। MPPSC स्पेशल तो है ही, इसके साथ आने वाले आगामी दिनों में जो भी हमारे MP पुलिस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वह MPSI हो, चाहे MP के हवलदार के लिए हो या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए MPGK हमने तैयार किया। और ये पूरी सीरीज रहेगी जिसमें हम MP के बारे में पूरा A to Z आपको पूरी जानकारी देंगे और साथ ही हम इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराएंगे। जैसे एक यूनिट कंप्लीट होती है तो हम उसके आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे जो एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं या जिनकी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह की हम ये पूरी सीरीज MPGK की चालू कर रहे हैं। और उसके पहले, इस वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह की कोरोना महामारी चल रही है तो आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना है, अपनी तैयारी को रोकना नहीं है और अपनी तैयारी चालू रखना है। तभी अगर एग्ज़ाम होते समय आप तैयारी करते हैं तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इसलिए अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करें और हो सके तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप अगर चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के दबाइए, जिससे हमारे जो भी आगामी वीडियो आते हो, चाहे वो MPGK से संबंधित हो या अदर सब्जेक्ट से संबंधित हो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से मध्य प्रदेश का समान परिचय। आज हम MPGK का सामान्य परिचय जानेंगे कि MPGK में हमको क्या क्या पढ़ना है और MPGK में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, हमें MP के बारे में सामान्य जानकारी क्या क्या होती है, जिससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार या किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला, मध्य प्रदेश के समान परिचय में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को हुआ। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको क्या बताना है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आप मेरा सर्कल देख सकते हैं, मैं आपको सर्कल बना बना के आपको बताता चलूँगा। फिर नेक्स्ट है आपका है वर्तमान स्वरूप क्या है। अब वर्तमान स्वरूप का क्या मतलब है कि 1 नवंबर 2000 को हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था। तो जो हमारा वर्तमान में मध्य प्रदेश है, जो हमारे 52 जिले हैं, जो हमारे, ये आप मैप देख सकते हैं, जो ये स्ट्रक्चर हुआ है, तो वो कब हुआ है वर्तमान स्वरूप, 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर को 2000 को क्या है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है और हमारे मध्य प्रदेश का क्या वर्तमान स्वरूप कहलाता है। अब बात आती है कि हमारे मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश क्यों कहा जाता है, इसका नामकरण किसने किया। तो भारत देश के मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। और इसका नामकरण किसने किया है, तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसका नामकरण किया गया। इसके अन्य नाम के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको हैदर प्रदेश जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही कहा गया था। सोया स्टेट इसलिए कहा जाता है कि ये सोयाबीन के उत्पादन में पूरे भारत देश में प्रथम स्थान पर है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है, माफ करिएगा। और अगर नामों की मैं अगर बात करूं तो नदियों का मायका, क्योंकि सर्वाधिक जो हमारे भारत देश की नदियां हैं कहां से उद्गमित होती हैं, तो नदियों कहां से, MP से, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। फिर अगला है कोहिनूर प्रदेश क्यों कहा जाता है, कोहिनूर प्रदेश हीरे के उत्पादन में एकमात्र राज्य ऐसा है जो हमारे भारत में क्या हीरे का उत्पादन करता है। उसके बाद क्या कहलाता है, जनजाति प्रदेश, क्योंकि हमारे भारत देश में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, इस कारण इसे क्या जनजाति प्रदेश भी कहा जाता है। लघु भारत क्यों, मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है और बड़ा स्टेट कहलाता है, इस कारण इसे क्या लघु भारत भी कहलाता है। और कुछ मैं नाम आपको बताना चाहता हूं, जैसे तेंदुपत्ता राज, क्या तेंदुपत्ता स्टेट, क्यों, क्योंकि यहाँ तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तेंदुपत्ता मतलब कि जिससे बीड़ी के उत्पादन, तंबाकू के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, तेंदुपत्ता वह कहलाता है। तेंदुपत्ता के लिए ही
चप्पल वाली आपकी शिवराज मामा ने योजना भी लॉन्च की थी। इसके बाद इसे वनों का राज्य भी कहा जाता है, सघन वन पाए जाते हैं। उद्यानों का राज्य, उद्यान का मतलब राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, क्योंकि पूरे भारत देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं, आपके एमपी में पाए जाते हैं। उसके बाद टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि हमारे एमपी में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। उसके साथ साथ नई उपलब्धि यह है कि अब ये तेंदुआ स्टेट भी कहलाने लगा है। क्या कहलाने लगा है? तेंदुआ स्टेट। कारण क्या है? क्योंकि एमपी में सर्वाधिक तेंदुए भी पाए जाने लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का अगर आप सामान्य परिचय से लेंगे तो ये हर एग्जाम का फेवरेट होता है, चाहे वह इंडिया का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए, चाहे वह एमपी के एग्जाम में एमपी का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए। तो अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो हमारे पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं। क्या? जो काल्पनिक रेखाएं, जो आपकी क्या है, काल्पनिक रेखाएं। एक है अक्षांश रेखा कहलाती है, एक देशांतरी रेखा। तो उन्हीं रेखाओं के बीच में हमारा क्या करते हैं, हम उसको अपने देश को क्या करते हैं, हमारे एक तो देशांतर रेखा से क्या टाइम मेजर करते हैं, और हमारे देश की जलवायु वगैरह किससे मेजर करते हैं, हमारी अक्षांशी रेखाओं से। तो उसी इस विस्तार को हम देखते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है। तो अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट, कहाँ? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, तथा देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर की स्थिति पर अपना मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यहाँ जो मानक समय रेखा होती है, मानक समय क्या रेखा कहलाती है, हर देश की एक मानक समय रेखा कहलाती है, उसी से पूरे देश में एक समय निश्चित होता है। तो हमारे देश की क्या है, 82.5 डिग्री हमारे इंडिया की क्या है, मानक समय रेखा है, जो हमारे मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा, सिंगरौली से गुजरती है। तो वहां पे आपकी क्या मानक समय रेखा होती है। तो ये एक क्वेश्चन भी फेवरेट होता है, चाहे एमपीपीएससी का हो चाहे व्यापम को, ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की चौड़ाई और लंबाई, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश की अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है कितना, 870 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई मध्य प्रदेश की कितनी है, तो 605 किलोमीटर। ठीक, तो ये रही अक्षांशीय विस्तार की बात। अब बात करते हैं आगे, तो हम बात करेंगे राजकीय चिन्ह की। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य, ये जैसे मैं आप को लोगो बना के यहाँ पे दिया हूँ, तो ये जो 24 स्तूप बने, ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 स्तूप कि ये उसके अंदर क्या बना है, एक वृत्त बना है। क्या बना है, एक वृत्त बना है, जो ये किसका प्रतीक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करता है, अगर कोई भी व्यापम हो चाहे एमपी पुलिस है, तो ये इस तरह पूछ सकते हैं वो किसका प्रतीक है, तो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक कहलाता है। ये जो 24 स्तूपों के अंदर जो वृत्त बना हुआ किसका है, तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो उसके मध्य क्या है, वृत्त के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ। तो ये देख सकते हैं आप, गेहूं और किसकी, धान की बालियां, और सत्यमेव जयते का लोगो लिया गया। सत्यमेव जयते आपको मालूम है मुंडोक उपनिषद में उल्लेखित ये शब्द है जो हमारे इसमें लिया गया है, और मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ, और अंदर क्या है, बरगद वृक्ष, और उसके ऊपर अशोक स्तंभ अंकित है। तो ये जो राजकीय चिन्ह का क्वेश्चन है, जैसे एमपीपीएससी के मेंस में ये आपके 3 मार्कर के क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है। आपको लिख देगा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, तो आपको इसी तरीके से अगर आप डिटेल में बताएंगे, जैसे ये मैंने पॉइंट बताया कि जो वृत्त है, इस जो 24 स्तूपों के मध्य जो वृत्त बना है, वो जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का क्या प्रतीक है। तो ये पॉइंट आप डालोगे तो आपको क्या है, फुल मार्क्स मिलने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, राजकीय वृक्ष की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं, राजकीय वृक्ष की ओर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो राजकीय वृक्ष है, पशु है वह पक्षी है। कौन, राजकीय वृक्ष पशु
और पक्षी। तो ये जो है 1981 में, कब 1981 में मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर घोषित किए गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्या? राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी ये कब घोषित किए गए थे? 1 नवंबर 1981 को किसकी 25वीं वर्षगांठ पर, मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर इसे घोषित किया गया था। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। राजकीय वृक्ष बरगद है, जो जिसका वैज्ञानिक नाम अधिकतर कोशिश करते हैं, कोई भी एग्जाम होते हैं जैसे एसआई का हो या एमपी पुलिस का, तो उसमें वैज्ञानिक नाम पूछ देते हैं। तो आपको याद रखना है कि बरगद का फाइकस वेंगेलिसिस, क्या? वेंगेलिसिस लेंसिस, इसका नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम कहलाता है। ये आप बगल में आप देख सकते हो क्या है? बरगद का वृक्ष बना हुआ है। आपको ये सब इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपको इसको याद भी रखना है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे गए हैं, पूछे जाते रहेंगे। तो आपको ये चीज याद रखना है। अब राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु मध्य प्रदेश का कौन है? बारहसिंघा। वो भी कौन सी प्रजाति का, ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ब्रेडरी प्रजाति का। 1981 में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, जो आप स्क्रीन में देख सकते हो बारहसिंघा। मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक पशु पक्षी, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो, वृक्ष क्यों ना हो, सबकी इमेज आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा हमारे यहाँ पाया जाता है। खासकर ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में इसे संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, अब आगे बात करें तो राजकीय पक्षी, तो दूधराज या साह ए बुलबुल, क्या? दूधराज या साह ए बुलबुल, इसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या? पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो आपको इसके तीनों नाम याद रखना है। क्या होता है कि कभी कभी बच्चे डाउट में हो जाते हैं, सिर्फ एक नाम याद रख लिए दूधराज। क्वेश्चन पूछ दिया साहे बुलबुल मध्य प्रदेश का क्या है, तो आपको बताना है राजकीय पक्षी, या पूछ देगा राजकीय पक्षी मध्य प्रदेश का कौन है, ऑप्शन में दे देगा साहे बुलबुल, या फिर पैराडाइज फ्लाई कैचर दे देगा। तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये तीनों नाम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है राजकीय पुष्प। क्या आता है? राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प क्या है? सफेद लिली, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है लिलियम कैंडिडम। तो इसे 1 नवंबर 1981 को राजकीय पुष्प को भी घोषित किया गया था कि ये जो सफेद लिली, जो आपकी स्क्रीन में आपको पुष्प दिख रहा है, वो क्या है? सफेद लिली है। इसे 1981 में घोषित किया गया राजकीय पुष्प। फिर हम बात करते हैं राजकीय मछली की। तो राजकीय मछली कौन सी है? महासीर है। महासीर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोरा प्यूटिटेरा। क्या? टोरा प्यूटिटेरा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इसे राजकीय मछली कब घोषित किया गया, तो आपको याद रखना है 2011। 2011 कब? 1 नवंबर 2011 को इसे राजकीय मछली घोषित किया गया और इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, क्या है? टोरा प्यूटिटेरा। फिर आता है राजकीय फल। तो राजकीय फल क्या है आपके मध्य प्रदेश का? तो आम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या? मैंगीफेरा। आपको याद रखना है, किस तरीके याद करने की ट्रिक भी आप बना सकते हो। जैसे आम को क्या मैंगो बोलते हैं, तो यहाँ पे मैंगीफेरा आ रहा है, तो मैंगो का एक तरीके का उच्चारण भी आ रहा है इसमें। तो आपको याद रखना है कि मैंगीफेरा इंडिका क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो मैंगीफेरा इंडिका है, एनटीपीसी के एग्जाम में जो अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं उसमें पूछा जा चुका है। ठीक, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन याद रखना है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है, जो एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अब कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता दूं तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले को आम जिला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है, क्योंकि ये कभी किसी बुक में उल्लेखित नहीं होता। बहुत ही कम है कि किसी बुक में आपको ये मिल सके। तो आपको याद रखना है, आपसे अगर पूछ देगा मध्य प्रदेश का आम जिला कौन सा जिला कहलाता है, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको याद रखना है कौन सा है? जबलपुर आपका क्या कहलाता है? आपका आम जिला। फिर एक क्वेश्चन आता है नूरजहां किस्म कहाँ पाई जाती है। तो आपको याद रखना है नूरजहां किस्म किसकी है, तो ये प्रजाति है। तो आपको बताना है आम की प्रजाति है। और कहाँ पाई जाती है, तो अलीराजपुर में पाई जाती है। नूरजहां से आपको याद रखना है अलीराजपुर का संबंध, क्योंकि वहां कई महल भी हैं। ठीक है, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी अलीराजपुर के किले को कहा जाता है। तो आपको इस तरीके से रिलेट करके आपको याद रखना है नूरजहां कहाँ है, अलीराजपुर से संबंध है। तो ये अलीराजपुर कहाँ पाया जाता है?
एमपी में पाया जाता है। तो एमपी की नूरजहां किस्म किसकी है? आम की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नाच राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य कौन सा है? राई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बुंदेलखंड का क्या है? नृत्य कहलाता है। ये राई जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है, जिसमें आपके व्यक्ति और जो औरतें होते हैं झुंड में आपका गोला बनाकर इसमें नृत्य करते हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं। मैं इमेज लगाने की कोशिश किया हूं। और जो इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस नृत्य की मुख्य नर्तकी को बेड़नी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की डेट में आपका मेन पॉइंट नहीं उठाएगा राजकीय नृत्य क्या है, उसके अंदर की मुख्य बातों को पकड़ के एग्जामिनर जो होता है वहां पे क्वेश्चन बना देता है। तो आपको इस तरह के हट के क्वेश्चन आपको तैयार रखना है, ठीक। तो इस नृत्य की मुख्य नर्तकी को क्या कहते हैं? बेड़नी कहते हैं। और ये जो बेड़नी होती है बड़ी तीव्र गति से क्या करती है? नृत्य करती है। ये जो बेड़नी नर्तकी होती है तो वो बड़ी तेज से नृत्य करती है और लीड करती है इस नृत्य को, ठीक है, राई को। फिर आगे बढ़ते हैं। राजकीय फसल। तो राजकीय फसल सोयाबीन है। स्वाभाविक सी बात है, सर्वाधिक उत्पादन होता है और इसी कारण देश में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश पाता है। तो सोयाबीन क्या है? ये आप देख सकते हैं इमेज, ये इस तरह की सोयाबीन होती है। तो यहाँ पे देख लिए मध्य प्रदेश में सोयाबीन की अत्यधिक पैदावार के कारण एमपी को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण क्या राजकीय फसल क्या बनाई गई है? सोयाबीन। फिर आगे बात करते हैं राजकीय नदी। तो राजकीय नदी क्या है? नर्मदा नदी है। इसका उद्गम की मैं बात करूं तो अनूपपुर जिले के कहाँ? अमरकंटक से ये निकलती है, कैमूर की पहाड़ियों से। और इसकी जो लंबाई है टोटल 13-12, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 1074 किलोमीटर ये प्रवाह करती है पूरा एमपी में। और ये आप जो दृश्य देख सकते हैं ये कहाँ का है? भेड़ा घाट का है। ये आप संगमरमर की चट्टानों, ये आप जितने भी देख रहे हैं संगमरमर की क्या है? चट्टाने हैं। ये आपका कहाँ? भेड़ा घाट जबलपुर में पड़ता है। वहाँ भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात पाया जाता है, वहीं का ये दृश्य है। आगे बढ़ते हैं। अब राजकीय खेल की बात करते हैं। तो राजकीय खेल आपका क्या है? मलखंभ है। आप ये दृश्य देख सकते हैं। एक खंबे में क्या होते हैं? इन लोग योग व्यायाम या कर्तव्य दिखाकर इसको मनोरंजन का साधन बनाया हुआ है। और इसी को क्या किया गया है? मलखंभ को राजकीय खेल घोषित किया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने मलखंभ को 2013 में राजकीय खेल घोषित किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब घोषित किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहता हूं कि मलखंभ के लिए ही प्रभास जोशी पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि प्रभास जोशी सरकार किस खेल के लिए दिया जाता है पर्टिकुलर, और किस सरकार के द्वारा? तो एमपी की सरकार और प्रभास जोशी पुरस्कार मलखंभ खेल के लिए। फिर बात करते हैं राजकीय गीत की। तो राजकीय गीत क्या है? सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये जो गीत के रचनाकार हैं ये आपके मध्य प्रदेश के निवासी महेश श्रीवास्तव जी हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूं, जैसे मैं इसमें पॉइंट भी डाला हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस गान को वर्ष 2010 में, कब? 2010 में राजकीय गान घोषित किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कब इसे राजकीय गान घोषित किया? तो 2010 में। फिर जिसके रचनाकार कौन है? श्री महेश श्रीवास्तव जी। और मैं एक आध पॉइंट बताने की अगर मैं चेष्टा करूं इसमें, तो राजकीय गीत के आपको 2 पॉइंट और याद करना है कि अब हट के अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के गान के संगीतकार कौन है? तो आपको याद रखना है आदेश श्रीवास्तव जी हैं। कौन है? आदेश श्रीवास्तव। इसमें डाउट आपको नहीं होना है कि रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव है, मगर यहाँ पे संगीतकार कौन है? आदेश श्रीवास्तव जी हैं, ठीक। उसके बाद आपसे गीतकार पूछा जा सकता है। तो आप शान जी को जानते ही हैं, जिनका मेन नाम शांतनु मुखर्जी है। उन्होंने इस गीत को गाया है मध्य प्रदेश के। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो राजकीय नाट क्या है? राजकीय नाट मतलब नाटक। तो ये माच है जो आपके मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध नाट्य कहलाता है। तो ये आप ये पॉइंट पढ़ लीजिए, मालवा क्षेत्र में प्रचलित है और इस नाट्य का जन्म उज्जैन से हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि ये जो नाटक है वो राजा भर्तरी की कहानियां दिखाई जाती हैं। कौन? राजा भर्तरी। और राजा भर्तरी कहाँ से संबंधित थे? उज्जैन से संबंधित थे। इसलिए इस नाटक का जन्म कहाँ माना जाता है? उज्जैन से माना जाता है। और इसकी विषय वस्तु क्या है? ऐतिहासिक और पौराणिक है। स्वाभाविक सी बात है, अगर राजा भर्तरी
के जीवन काल पे ये नाटक दर्शाया जाता है तो पौराणिक ही होगी या ऐतिहासिक ही होगी। तो आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब और सामान्य चीज़ें पे आ जाते हैं। तो अब आपको बताऊं एमपी की राजधानी क्या है, भोपाल है, स्वाभाविक सी बात है भोपाल होगी। मगर एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊं तो आपकी जो भोपाल है वो क्या है, आपकी मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। क्या है, प्रशासनिक राजधानी है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी क्या है, तो आपको वहां पे क्या बताना है, संस्कार राजधानी आपकी जबलपुर है। फिर और अगर मैं बात करूं आर्थिक व खेल राजधानी क्या है, तो आर्थिक व खेल राजधानी क्या है, इंदौर है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है मगर आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। मैं ऐसे ही हर वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट बताता चलूंगा। आगे बढ़ें तो ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, सिंगरौली को, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या बिजली का उत्पादन कहाँ कौन से क्षेत्र में किया जाता है, सिंगरौली क्षेत्र में। और कोयला का उत्पादन भी आपके सुहागपुर और सिंगरौली क्षेत्र में ही किया जाता है। उसके बाद मैं बात करूं ग्रीष्मकालीन राजधानी, स्वाभाविक सी बात है आपका हिल स्टेशन कौन सा है एमपी का, तो पचमढ़ी है। तो ग्रीष्मकालीन में लोग बाग क्या ठंडी जगह पर जाना पसंद करते हैं, इसलिए इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बना दिया, पचमढ़ी। इसमें लोग डाउट हो जाते हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी बहुत लोग शिवपुरी समझ लेते, जबकि वो सिंधिया घराने की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ना कि आपके एमपी की है। ठीक है, आगे जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा एमपी की, उसका मैं अलग से इस सीरीज के हट के मैं उस हिस्ट्री को पढ़ाऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं वो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सके। फिर बात करूं अगर संगीत राजधानी की, तो संगीत राजधानी मध्य प्रदेश की क्या है, मैहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,8,252 वर्ग किलोमीटर है। अब आप यहाँ पे एक डाउट हो जाता है लोगों को, कई बुकों में 3,8,248 दिया रहता है। क्या 3,8,248, 4 किलोमीटर का फर्क दिया रहता है। कारण क्या है, किरार घाटी जो है एमपी की, तो वो विवाद में रहती है ना, वो विवाद में घिरी हुई है। इस कारण किसी किसी बुक में क्या डाटा दे देता है 3,8,248, जबकि एक्चुअल आपको एग्जाम में क्या लगाना है 3,8,252। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखा है, अगर कभी ऐसा स्थिति फंसती है तो आपको क्या आंसर लगाना है 3,8,252 वर्ग किलोमीटर। फिर अगर एमपी की जनसंख्या की बात करें तो 7,26,26,809। तो इसको याद करने का तरीका है 7,26,26,809। और कब की है, स्वाभाविक सी बात है हर 10 साल में जनगणना होती है, 2021 में होती है। मगर इस पैंडेमिक के कारण, कोरोना काल के कारण जो कि बहुत ही गंदी स्थिति पर है, जिस कारण अभी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है कि जनगणना होगी अभी कि नहीं होगी या कब होगी, तो उसकी कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। तो आपको जनसंख्या याद करना है 7,26,26,809 और क्षेत्रफल 3,8,252। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं राज्यसभा सीटें एमपी में, तो एमपी में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, 11 हैं। फिर लोकसभा सीटें की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा सीटें कितनी हैं, 29 हैं, जिसमें से एससी के लिए 4 आरक्षित की गई हैं और एसटी के लिए कितनी आरक्षित की गई हैं, 6 आरक्षित की गई हैं। फिर अगर विधानसभा सीटें की बात करूं तो 230+1 होता है, जिसमें आपको राज्यपाल मनोनीत करता है। किसी भी कला या कोई भी 10 संकाय होते हैं जिसमें विज्ञान आ जाता है, कला आ जाते हैं और बहुत सारे विभाग आ जाते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। तो 230+1, जिसमें से एससी के लिए 35 आरक्षित की गई है और एसटी के लिए 47 आरक्षित की गई है। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करें कि मध्य प्रदेश में कितने जिले पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में 52 जिले पाए जाते हैं। संभाग की बात करें तो संभाग कितने पाए जाते हैं, 10। जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए भोपाल संभाग एक पाया जाता है, दूसरा चंबल संभाग पाया जाता है, तीसरा ग्वालियर संभाग पाया जाता है, चौथा इंदौर संभाग पाया जाता है, पांचवा जबलपुर संभाग, छठवां आपका नर्मदापुरम संभाग, फिर रीवा संभाग, सागर संभाग, शहडोल संभाग, उज्जैन संभाग। तो आपको याद रखना कि 10वां संभाग कौन सा बना, तो 10वां संभाग आपका कौन सा बना है, शहडोल बना है। शहडोल में कितने आपके जिले शामिल किए गए हैं, तो अनूपपुर, उमरिया और शहडोल, 3 जिलों को मिलाकर ये आपका 10वां संभाग बनाया गया है। फिर बात करते हैं तहसीलें कितनी है, तो ये लेटेस्ट डाटा है, इसमें कोई डाउट मत करिएगा, पूर्णतः है आपको पूरा लेटेस्ट डाटा।
आपको देने की कोशिश की गई। तो तहसीलें कितनी हैं? 424 तहसीलें आपके एमपी में इस समय पर हैं। विकास खंड की बात करूं तो विकास खंड कितने पाए जा रहे हैं? 313। नगर निगम की बात करूं तो नगर निगम कौन सा है? 18 बने हैं, जिसमें 16 + 2 तो 18वां आपका कौन सा बना है? 18वां दतिया बना है। और अगर मैं 17वें की बात करूं तो 17वां क्या बना है? भिंड नगर निगम बना है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि नगर निगम कितने हैं? 18 हैं, जिसमें से अगर पूछता है कि 17वां नगर निगम कौन सा बना तो आपको भिंड बताना है और 18वां दतिया नगर निगम बना। फिर अगर नगर पालिकाओं की बात करूं तो नगर पालिका कितनी है? 98 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर कुल ग्राम कितने हैं? तो कुल ग्राम 54,903 पाए जाते हैं। ग्राम पंचायत कितनी पाई जाती है? तो 23,922 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है। फिर जिला पंचायत, जितने जिले होंगे उतने जिला पंचायतें होंगी, स्वाभाविक सी बात है। तो 52 जिले, तो 52 आपका क्या है? जिला पंचायतें हैं। पुलिस थाने कितने हैं? तो 1099, मतलब 1099 आपके क्या है? पुलिस थाने पाए जाते हैं। पुलिस चौकियां कितनी पाई जाती हैं? तो 562 कितनी पुलिस चौकियां पाई जाती हैं। पुलिस कंट्रोल रूम कितने पाए जाते हैं एमपी में? तो 53 क्या है? पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। फिर अब बात करते हैं आपके न्यायिक विभाग में आ जाते हैं, न्यायालय की ओर बढ़ते हैं। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये क्या है? जबलपुर हाई कोर्ट क्या है? जो आपका मुख्य पीठ है आपके उच्च न्यायालय की। कहाँ के उच्च न्यायालय की? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की। तो आपका वो कहाँ? जबलपुर में स्थित है। जो आप आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ये कहाँ का है? जबलपुर उच्च न्यायालय है। जबकि इसकी खंडपीठ 2 बनाई गई है, इंदौर तथा ग्वालियर। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे बच्चे डाउट हो जाते हैं, कभी कभी इंदौर लगा देते हैं या ग्वालियर लगा देते हैं, जबकि वो खंडपीठ है। मुख्य उच्च न्यायालय आपका कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, मध्य में कौन सा जिला स्थित है। बिल्कुल, तो ये सब पॉइंट भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं उत्तरी जिला की, तो ये मुरैना आप देख सकते हैं, मैप मैंने लगाया, ये आपका मुरैना जो है। आप मैप देखेंगे, कोशिश करा करिए जितना भी एमपी जीके है आप मैप के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी एमपी जीके भूलेगा नहीं। आप मैप बनाइए, खुद बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके मैप को समझिए और याद कर डालिए, जिससे आपको कभी भी एमपी जीके के कोई भी फैक्ट भूलेंगे नहीं। ठीक, जैसे अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि एमपी से कर्क रेखा जो गुजरती है वो कितने जिलों से गुजरती है, तो कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। जो मैं आगे के और जो भी स्लाइड बनाऊंगा, जो भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिणी जिला क्या है? बुरहानपुर, जो ये स्थित है, कर्सर देख सकते हैं बुरहानपुर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सिंगरौली है, ये जो मैं अभी बताया, यहीं से क्या गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि पूर्व से और पश्चिम के मध्य, मध्य प्रदेश के पूर्व पश्चिम के मध्य में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर। ये तो आपसे अगर पूछ रहा है तो वो किससे संबंधित कर रहा है? सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर और सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली के मध्य कितने घंटे का अंतर है? तो याद रखिएगा कि 2 घंटे का अंतर इन दोनों के मध्य रहता है। फिर आप बात करें मध्य जिला, तो मध्य जिला आपका क्या है? सागर। ये आप देख सकते हैं, विदिशा, सागर, दमोह। तो ये सागर आपका क्या है? मध्य प्रदेश के मध्य पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं साक्षरता दर की। तो कुल साक्षरता दर कितनी पाई जाती है एमपी में? 69.32%। ये मैंने चार्ट भी लगा दिया है, आप चार्ट को भी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। पूरी डिटेल आपकी एक एक जिले की, कौन से जिले में कितने % है ना, जो हाई लेवल में है और जो लो लेवल में बॉटम 5 है, ठीक है, और टॉप 5 दोनों का मैंने लिस्ट डाल दी है, चार्ट डाल दिया है। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं। तो कुल साक्षरता दर कितनी है? 69.32%। आपको यहां ये एक्चुअल डाटा याद रखना, मैं आपको एक्चुअल डाटा बता रहा हूं। लोग 69 याद रख लेते हैं, फिर परसेंट पॉइंट वाला, फिर अगर इसी तरह के सेम चारों ऑप्शन दे देगा तो फिर वहां पे लड़के गलत कर देते हैं। तो इसलिए आपको पूरा एक्चुअल डाटा दिया हूं, तो इसे गांठ बांध कर याद कर लीजिए। ठीक, तो कुल साक्षरता दर 69.32%, पुरुष साक्षरता दर 78.73%।
ठीक। महिला साक्षरता दर 59.24%। उसके बाद सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षर जिला, तो आपको याद रखना है जबलपुर, सर्वाधिक साक्षर जिला है ये, ठीक। फिर न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर, तो आपको याद रखना है ये हर मामले में न्यूनतम रहता है। क्या? हर मामले में न्यूनतम रहता है। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी मामला होगा तो ये आपका सबसे निचले स्थान पर अलीराजपुर क्या है स्थापित रहता है। और साक्षरता की दृष्टि से देश में क्रम, मतलब साक्षर की दृष्टि में तो कौन सा है? 28वां है। हम सबसे आखिरी में आते हैं। मतलब हमारे यहाँ कितने कम लोग शिक्षित पाए जाते हैं। नंबर 1 पर कौन आता है? केरल। केरल से हमें सीखना चाहिए और अपने एमपी की शिवराज सरकार से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अपने एमपी की क्या शिक्षा का सुधार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, मगर इसी की तरह हम पूरी सीरीज लाएंगे। आपको ये जो समान परिचय चल रहा है इसका एक और वीडियो आएगा। उसके बाद हम ये जो यूनिट फर्स्ट है मध्य प्रदेश का समान परिचय, उससे रिलेटेड जो भी संबंधित क्वेश्चन है, जो भी जितने आने की संभावनाएं हैं या आ चुके हैं, सभी हम आपको क्वेश्चन देंगे, उपलब्ध कराएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे जो भी आगे वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो आप तक प्राप्त हो सके। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं आपसे कि जिस तरह की हमारे भारत देश में स्थिति बन रही है और हमें और आगे सजग रहना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कभी भी बिना परिस्थिति के, अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो घर से बाहर मत निकलें। अगर आप निकलते हैं तो कोशिश करिए डबल मास्क करके निकलिए और हाथ को बार बार धोइए, सैनिटाइजर करिए और कोशिश करिए आप लोगों को जागरूक करिए। अगर आप एक व्यक्ति को जागरूक करते हैं और दूसरा व्यक्ति भी अगर किसी को जागरूक करता है तो आप बहुत ज़्यादा एक तो साक्षरता बढ़ा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एक ह्यूमैनिटी के तौर पर भी एक काम करिए। आप भविष्य में प्रशासनिक लेवल पे काम करने वाले हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, आप भविष्य के अधिकारी बनने वाले हैं, तो आपको ये सब चीज़ें अभी से करना सीखना पड़ेगा और सजग रहना पड़ेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि घर ही पर स्थित रहिए और मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज करिए। धन्यवाद।